Hello friends, welcome to science subject. Now today we are going to learn our new chapter and very easy chapter number 5, coal and petroleum. बहुत ही इजी चैप्टर है और काफ़ी शॉर्ट भी है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है। यहाँ पे हमें कोल और पेट्रोलियम के बारे में हमें लर्न करना है। अब देखिए, कोल और पेट्रोलियम कहाँ से बनते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो सारी डिटेल्स हमें देखनी है। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हमें कई तरह की जो मटेरियल्स, कोई चीज़ें होती है, वो हमें ज़रूरत होती है। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। अब देखिए कि हम जो चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो या तो हमें नेचर से मिलती है, नेचर सोर्स से यानी कुदरत में से, और बाय ह्यूमन एफर्ट्स यानी या तो ह्यूमन से बनी हुई होती है उसको बोलते हैं मैन मेड। तो हमें ये देखना है कि जो कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जो कोई भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं, या वो हमें नेचुरल सोर्स से डायरेक्ट मिलती है या फिर मैन मेड सोर्सेस से मिलती है। यहाँ पे एक्टिविटी है, हमें लिस्ट बनाना है कि कौन से हम नेचुरल सोर्सेस यूज़ करते हैं और कौन से मैन मेड। अब मान लीजिए नेचुरल में हम एयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एयर, वाटर, सोइल, ये सभी क्या है, नेचुरल सोर्सेस है। हम कितना भी एयर का यूज़ करें तो वो कभी खाली नहीं होती है, उसकी जो मटेरियल होता है वो कभी कम नहीं होता है। तो ये सभी क्या है, नेचुरल सोर्सेज है, वो हमें बनाने नहीं पड़ते हैं। और अब है मैन मेड सोर्सेज। तो मैन मेड में तो हम बहुत कुछ ले सकते हैं, यानी हमारे आसपास जो सब चीज़ें जो बनी हुई है, ठीक है, हम हमारा घर देख ले, हम हमारी स्कूल देख ले, हमारे आसपास जो भी नज़र आता है वो सभी क्या है, मैन मेड है। आप प्लास्टिक मटेरियल देख लीजिए, व्हीकल देख लीजिए, या कुछ भी देख लीजिए, तो वो सभी क्या है, मैन मेड सोर्सेस। तो अब हमें डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। हाँ, तो ये सभी इंक्लूड्स है। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। अब ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे एयर, वाटर, सॉइल जो सभी हमें नेचर से मिलते हैं, तो उन सभी को हम कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। आपको 1 मार्क्स में पूछा जाएगा कि नेचुरल रिसोर्सेस किसे कहते हैं। जो हमें नेचर से मिलते हैं वो क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस। अब क्या यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या हम लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं? हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको एक अलग तरीके से देखना है। यहाँ पे जो 2 तरीके हैं, 2 टाइप है जो नेचुरल रिसोर्सेज है। देखिए यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। तो वो 2 काइंड्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट है इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, द रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। हमें नेचर से अनलिमिटेड मिलता है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। आर नॉट लाइकली टू बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। उसमें अगर हम कुछ भी तरीके से अगर हम उसका यूज़ करें तो वो कभी भी खलास नहीं हो सकती, ठीक है, वो कभी भी कम नहीं हो सकती। एग्जाम्पल है सनलाइट, एयर। अब मान लीजिए हम सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं, हम पूरा दिन यूज़ कर रहे हैं। हमको तो पता ही है कि अभी इस वक्त सभी जगह सोलर है, वो सबके छत पे होता है, ठीक है। तो उसमें प्रोसेस क्या होती है कि वो सनलाइट के थ्रू वो चलता है। तो हम सनलाइट का कितना भी अगर हम यूज़ करें, लेकिन फिर भी वो कम नहीं होने वाला है। तो उसको बोलते हैं इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस।
ये हमें याद रखना है। आपको डिफरेंस में भी पूछा जाएगा, इनएग्जिस्टेबल और एग्जिस्टेबल को 2 मार्क्स में उसके पॉइंट है वो लिखिए विथ एग्जाम्पल। अब है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। अब इसमें क्या होगा, ऊपर के साथ ऑपोजिट, यहाँ पे जो सोर्स मिलेगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। दे कैन बी एक्सर्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सभी जो है, ठीक है, कोल है, पेट्रोल है या फिर नेचुरल गैस है, वो सभी के सभी क्या है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो वो धीमे धीमे पूरा हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए अगर हम हमारी व्हीकल में अगर हम पेट्रोल है वो डालवाते हैं तो क्या होता है कि जब हमने पेट्रोल हमारे बाइक में पुराया तो वो क्या होगा कि एक समय तो ऐसा आएगा ना कि पेट्रोल वो पूरा हो जाएगा। हमने 500 रुपीज़ का पेट्रोल है वो हमने हमारे व्हीकल में डलवाया, तो फिर क्या हुआ, फिर एक समय ऐसा आया कि वो सभी पूरा हो गया। तो उसको हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि वो लंबे समय तक चले, और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो धीमे धीमे ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी है आपको 5.2। अब मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ क्योंकि ये सिर्फ समझने के लिए है। मान लीजिए हमने एक ग्रुप बनाया है, 3 या 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया है। उसमें हमने उसको खाने के लिए काफ़ी कुछ दे दिया। मान लो जैसे पॉपकॉर्न है, पीनट्स है, रोस्टेड ग्राम है, टॉफ़ीज़ है, वो सभी हमने डिवाइड कर दिया ग्रुप में। अब क्या होता है कि हम ये जो सभी चीज़ें हैं वो हम पहले ग्रुप वाले को दे देते हैं। फिर क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला जो ग्रुप था उन लोगों को जैसा लगा वैसा उन लोगों ने यूज़ किया और फिर उसको रहने दिया। फिर उसमें से जो बचा था वो दूसरे ग्रुप वालों ने यूज़ किया। फिर अगर उसमें से कुछ बचा था खाने के लिए तो वो तीसरे ग्रुप वालों ने उसे यूज़ किया, और वो भी अगर बचा था तो भी। अब देखिए इस एक्टिविटी के आधार पे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम क्या करते हैं आज के ज़माने में कि हम अपनी आने वाली जो पीढ़ी होती है, ठीक है, आने वाली जो जनरेशन होती है उसको बारे में हम कुछ सोचते नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर हम पानी का या कोई भी अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करें, पेट्रोल है, डीजल है, यानी हम अपनी समझ शक्ति से उसको इस्तेमाल करें, उसको बचाएं, उसकी सेविंग करें, अच्छे से यूज़ करें, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उनको कोई तकलीफ़, कोई भी मुश्किल है वो नहीं पड़ सकती है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। हमें मन चाहे वो हम जितना चाहिए हम सबका यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें जो हमने ग्रुप डिवाइड किए थे उन लोगों ने भी ऐसा ही किया। उन लोगों ने सोचा ही नहीं कि हमारे बाद कोई और भी ग्रुप है। उन लोगों को जितना चाहिए था उतना उन हिसाब से उन लोगों ने यूज़ कर लिया। तो ये अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे in this chapter we will learn about some existable natural resources, these coal, petroleum and natural gas. They were formed from the dead remains of living organisms यानी fossils. अब देखिए क्या होता है कि जो डेड बॉडी होती है, ठीक है, और कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडी होती है या ह्यूमन की होती है, तो वो सब क्या होते हैं कि वो सॉइल पे पड़े हुए थे। फिर उनके बॉडी के अंदर जो कोई भी न्यूट्रिशन या कुछ भी है तो वो सब सॉइल में चले जाते हैं। फिर वी आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर उसको बोलते हैं फॉसिल्स, ठीक है, वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स।
तो इन सभी को क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे हमें याद रखना है कि फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं? These were formed from the dead remains of living organisms। तो उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ये हमें एक मार्क्स में हमें याद रखना है। अगर हमें पूछा जाए कि फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं, तो जो कोई भी डेड बॉडी है उसमें से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डेड बॉडी है उसमें से जो बनता है उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इजी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कोल। अब देखिए, कोल तो हमने देखा ही होगा। हमारे आसपास जब भी रोड और वो कोई भी रोड बनते हैं तो हमने कोल को तो देखा ही होगा। वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, हार्ड स्टोन होता है। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी गई है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। अब देखिए, रसोई के लिए भी अभी तो हम क्या करते हैं कि हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले कोल का इस्तेमाल करते थे। अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजिन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजिन। हमने मूवी में देखा ही होगा कि जब ट्रेन चलती होती है तब क्या करते हैं, बहुत सारे कोल होते हैं और उसको हीट किया जाता है और उसकी जो वेपर जो निकलती है उसके थ्रू इंजन को पावर मिलती है और इंजन है वो चलता है। तो रेलवे इंजिन ऐसे ही चलता है। तो वो तो हमने यूज़ देखे होगा। फिर थर्मल पावर प्लांट्स है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में भी उसका यूज़ किया जाता है। नाउ अब है स्टोरी ऑफ कोल। अब क्वेश्चन ये है कि कोल है वो हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड। कहाँ से मिलता है और कैसे? तो यहाँ पे एक अच्छी सी और बेस्ट स्टोरी दी गई है, हमें याद रखना है हमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो। देखिए, कोई 1-2 साल की बात नहीं है, 300 मिलियन ईयर्स है, यानी बहुत बहुत साल। 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो डाइंग वेटलैंड एरियाज। अब क्या, जब वो गीच जंगल थे, कहाँ थे? जो ऐसा क्या कहते हैं कि वो जो लो डाइंग एरिया होता है, ठीक है, सब नीचे वाले एरिया होते हैं, लो डाइंग एरिया। तो वो क्या होते हैं कि काफ़ी कुछ उसमें वाटरलैंड एरियाज़ में काफ़ी कुछ फॉरेस्ट में वाटरलैंड एरियाज थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लूडिंग, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सोइल एज मोर soil deposited over them. They were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. अब क्या होता है कि सबसे पहले सब बहुत सारे जो लो डाइंग एरिया में वाटरलैंड एरियाज में जो फॉरेस्ट है उसमें क्या हुआ कि फ्लूडिंग यानी जैसे मान लो कि सुनामी है, भूकंप है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लूडिंग बोलते हैं। तो उसके थ्रू सभी फॉरेस्ट है वो बरीड हो गए सोइल के नीचे। अब जो सोइल के नीचे बरीड हो गए तो उसके ऊपर जो सोइल है वो उसके ऊपर आ गई। तो क्या हुआ कि उसका जो प्रेशर है वो चाहिए बढ़ने लगा और वो कंप्रेस होते गए और उसका टेम्परेचर है वो धीमे धीमे बढ़ गया और उसके टेम्परेचर में भी काफ़ी और ज़्यादा इंक्रीज हुआ लगा, यानी टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, ये हमारी डेफिनेशन है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कवर्ड टू कोल। अब क्या हुआ कि अंडर हाई प्रेशर था और हाई टेम्परेचर था, तो जो डेड प्लांट्स थे वो स्लोली कोल में कन्वर्ट होती गई। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। मोस्ट IMP। इसमें क्या कहा गया कि कोल है उसमें क्या होता है? कार्बन होता है। तो जो डेड वेजिटेशन यानी डेड कोई भी प्लांट्स थे, डेड प्लांट्स, वो स्लोली
जो कन्वर्ट हो गए हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ये हमें याद रखना है कि कार्बोनाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, कोल को स्लोली जो डेड वेजिटेशन थे उनको कोल में कन्वर्ट, सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वॉज फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूसिल फ्यूल। तो हमें तो पता ही है कि कोल को भी फ्यूसिल फ्यूल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर से वो दी गई है जो कोल माइन होती है। माइन मीन्स खान। ठीक है, बहुत बड़ी होती है, तो हमें ऐसा पिक्चर्स दिया गया है। यहाँ पे व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जब हम इसको कोल को हम एयर के साथ इसको हीट करते हैं, ठीक है, इसको बर्न करते हैं, तो हमें कौन सा गैस मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड वायु। ये तो हमें पता ही है, क्यों? C+O2 यानी CO2। कोल इज प्रोसीड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार और कोल गैस। अब जिस प्रोसेस से इसे किया जाता है, फिर उसमें से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलती है, तो उन प्रोडक्ट्स में से जो 3 प्रोडक्ट्स है वो हमें लर्न करनी है, कोक, कोल टार और कोल गैस। ये हमारी IMP और सबसे 3 जो मेन है, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत टाइम पूछने वाला क्वेश्चन है, ये IMP क्वेश्चन है, तो हमें ये सब लर्न करना है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।